Hi everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Upskill and you are enjoying these sessions. The code on wages 2019, New Labor and Industrial Code. This is Session 3, Chapter 1. प्रिलिमिनरी और डेफिनेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं के से लेकर टी तक. क्विक सा रिकैप चेक करते हैं. सब्सक्राइब कर ले. सेशंस रिकैप में आता है. सबसे पहले हमने देखा था, देखिए सेशन 1 था जिसमें हमने इंट्रो देखा. चैप्टर 1 2 जितने भी चैप्टर्स हैं उसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया. नेक्स्ट सेशंस में हमने देखा था, सेशन 2 में हमने देखा चैप्टर 1. प्रिलिमिनरी हमने डिस्कस किया, इसमें डेफिनेशंस ए टू जे तक. ओके, प्लीज ये सेशन जरूर देखना, आपको पिन कमेंट से मिल जाएंगे. और ये कोड ऑन वेजेस 2019, अगर आप रेडी टू अपस्किल पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे ही मिल जाएंगे सेशंस. और अगर आप रेडी टू गेट अपडेट पे देख रहे हैं तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी. और आफ्टर सम टाइम आपको ये सेशंस फिर विदाउट मेंबरशिप भी मिलेंगे. ओके, तो आप यहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हैं और ये सेशंस आपको मिलते रहेंगे. स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी. और इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले एम्प्लॉई की डेफिनेशन. ठीक है, तो चलिए एम्प्लॉई क्या है. एम्प्लॉई मींस एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस एंगेज्ड अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 52 ऑफ 1961. देखिए इसमें कह रहे हैं एम्प्लॉय कौन होगा, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, लेकिन ब्रैकेट में बता दिया अदर देन अप्रेंटिस एंगेज्ड अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट. देखिए इस सेक्शन में जो अप्रेंटिसेस एक्ट है, अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 में जो ये सेक्शन है, वहां पे जो अप्रेंटिस अपॉइंटेड है, मतलब एंगेज्ड है, जिसे हम अप्रेंटिस बोलते हैं, वो पर्सन हमारा एम्प्लॉय नहीं होगा. ब्रैकेट में ये लिखा है, मतलब एनी पर्सन. जब हम कह रहे हैं एम्प्लॉय कौन, मींस एनी पर्सन अदर देन मतलब ये पर्सन बस नहीं होगा. अप्रेंटिस मतलब हमारा एम्प्लॉय नहीं होगा. ठीक है, जो जो इस सेक्शन में डिस्कस्ड है. एम्प्लॉयड ऑन वेजेस बाय एन एस्टेब्लिशमेंट टू डू एनी स्किल्ड. एम्प्लॉय किया है ऑन वेजेस. ठीक है, वेजेस की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होती है. एम्प्लॉयड ऑन वेजेस बाय एन एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट ने क्या करा है, एम्प्लॉय किया है वेजेस पे. टू डू एनी क्या क्या, स्किल्ड वर्क, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क फॉर हायर और रिवार्ड, या तो हायर के लिए या रिवार्ड के लिए. वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, या तो आपने साफ साफ बता दी हैं या फिर वो इम्प्लाइड है कि मतलब आप ये सब काम कर रहे हो, आप एडमिन देख रहे हो, आप मैनेजरियल काम कर रहे हो, आप सुपरवाइजरी काम कर रहे हो, आप अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो. ठीक है, ये सारे आपने इसमें कवर कर दिए हैं. whether the terms of employment be expressed or implied, and also includes a person declared to be an employee by appropriate government. appropriate government कौन, जो हमने पहले पढ़ी थी डेफिनेशंस में. ठीक है, appropriate government ने अगर स्पेसिफिकली बता दिया है कि ये पर्सन एम्प्लॉय है तो भी वो माना जाएगा. बट डज नॉट इंक्लूड कौन, एनी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन. बट डज नॉट इंक्लूड, इसको ध्यान रखिएगा, कौन नहीं इंक्लूड होगा, आर्म फोर्सेस, मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन. तो यहाँ पे दो जने हमने इंक्लूड नहीं करे. ऊपर एनी पर्सन, हमने एनी पर्सन में ये इतने सारे पर्सन बता दिए, लेकिन अदर देन एन अप्रेंटिस, और नीचे हमने बता दिया सब इंक्लूड हैं, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन. ठीक है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि काफी सारे लोग, 99% लोग यहाँ पर कवर हो जाते हैं. बस ये स्पेसिफिकली जो दो बताए गए हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, एक तो अप्रेंटिस और एक नीचे सबसे बाद में हमने बताया मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन. ठीक है, तो अगर आप किसी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, ऑपरेशनल, किसी भी इस टाइप के काम के लिए आप एम्प्लॉय कर रहे हो, इस प्रोफाइल में एम्प्लॉय कर रहे हो, तो यहाँ पे ये इसमें आ जाएंगे, मीन्स फॉर हायर और रिवार्ड. और आपकी जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वेदर एक्सप्रेस है और इम्प्लाइड है, ये सब इसमें कवर होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा एम्प्लॉयर. अगेन मैं कहूँगी, हो सकता है आपको लग रहा हो यार ये इतनी सिंपल चीज़ें मैम क्यों पढ़ा रही हैं. देखिए मैं बेयर एक्ट्स को बहुत ही सिंपल बता रही हूँ, बिकॉज अक्सर लोग इसमें फंसते हैं और कहते हैं यार, सोचते हैं यार पता नहीं बेयर एक्ट में क्या है. न्यू जब कोई एक्ट्स आते हैं या अमेंडमेंट्स आते हैं, हमें ऐसा फीलिंग आती है यार पता नहीं क्या है इसमें, ये तो हमें पढ़ना आता ही नहीं, हमें सिंपल सी लैंग्वेज में बता दो. तो मेरा कहना ये है कि आप इसे एक बार रीड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये लैंग्वेज भी बहुत सिंपल लगेगी, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, बस हम एक्चुअल में पढ़ते नहीं है तो हमें ऐसा लग जाता है कि यार समझ नहीं आ रहा. ठीक है, चलिए एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर कौन होता है भाई, देखो इसको ध्यान से पढ़ना है हमें, एक एक पॉइंट को हम ध्यान से पढ़ लेंगे. ठीक है, और आप साथ में नोट्स बना सकते हैं. एम्प्लॉयर, नाउ एम्प्लॉयर कौन है, मीन्स अ पर्सन हु एम्प्लॉयज, हमें यही पता है ना भाई, जो एम्प्लॉय करता है, तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं. मीन्स अ पर्सन हु एम्प्लॉयज वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी पर्सन, या तो आप खुद एम्प्लॉय कर रहे हो किसी को या फिर थ्रू एनी पर्सन, और ऑन हिज बिहाफ, या तो अपने बिहाफ पे, और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, वन और मोर एम्प्लॉयज in his establishment, and where the establishment is carried on by any department of the central government or the state government.
ठीक है, चलिए दोबारा से पढ़ते हैं इसको, थोड़ा मैंने जल्दी से ज्यादा सा पढ़ दिया, ठीक है। तो एम्प्लॉयर मीन्स अ पर्सन हु एम्प्लॉय कर रहे हैं वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी पर्सन, या तो खुद डायरेक्टली कर रहे हैं या फिर किसी पर्सन के थ्रू कर रहे हैं हायर, या फिर किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं, या फिर ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, किसी और पर्सन के बिहाफ पे कर रहे हैं, ऑन हिज बिहाफ मतलब अपने बिहाफ पे या तो कर रहे हो या फिर बिहाफ ऑफ एनी पर्सन हो रहा है। वन और मोर एम्प्लॉइज इन हिज एस्टेब्लिशमेंट, एक या उससे ज्यादा एम्प्लॉई, सिर्फ एक बंदा आपने एम्प्लॉय किया या उससे ज्यादा एक और भी, तो भी आप यहाँ पे फॉलो रहे हो। वन और मोर एम्प्लॉइज इन हिज एस्टेब्लिशमेंट एंड वेयर द एस्टेब्लिशमेंट इज कैरिड ऑन बाय एनी डिपार्टमेंट of the central government or the state government, the authority is specified by the head of the such department in this behalf, or where no authority is so specified, the head of the department, and in relation to an establishment carried on by a local authority, the chief executive of that authority, and includes, देखिए ऊपर तक हम ध्यान से पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम आ गए थे, and where the establishment is carried on by any department, establishment carried on हो रही है किसी भी डिपार्टमेंट से, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, the authority specified by the head of such department, ठीक है, in this behalf or where no authority, यहाँ पर head of the department या फिर उसके behalf पे कोई और authority appointed है, और जहाँ पर authority appoint नहीं हुई है कोई भी, is so specified the head of the department, वहाँ पे head of the department हो जाएगा, and in relation to an establishment carried on by a local authority, the chief executive of that authority। मतलब हम actually यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, हम ये ढूंढ रहे हैं कि employer कौन है, ठीक है। क्योंकि आप ये कह दोगे कि यार इसने करा था, उसने किया था एम्प्लॉय, मैंने नहीं किया था, मैंने किसी और के बिहाफ पे किया था, इसने नहीं किया था, तो यहाँ पर हम ये बाइंड कर रहे हैं कि भाई हम एम्प्लॉयर किसको कहेंगे, ठीक है। जहाँ पे अथॉरिटी अपॉइंटेड है तो वो अथॉरिटी हमारी एम्प्लॉयर है, जहाँ पे अथॉरिटी एम्प्लॉय नहीं है तो वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और कोई भी लोकल अथॉरिटी है तो वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट अथॉरिटी है। एंड इंक्लूड्स, अब देखिए, एंड इंक्लूड्स फर्स्ट in relation to an establishment which is a factory, the occupier of the factory as defined in clause N of section 2 of Factories Act 1948। now see, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 2 से कोई क्लॉज उठाया और यहाँ पर सीधा आपको चिपका दिया। अब मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हमें पुराने एक्ट्स भी पढ़ने ज़रूरी हैं और ये कोड ऑन वेजेस भी ज़रूरी हैं। देखिए यहाँ पर नॉलेज की ज़रूरत आ गई ना, हम ये नहीं कह सकते कि बस सीधा आपने न्यू कोड्स पढ़ने शुरू कर दिया और पीछे की आपको कोई नॉलेज है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा वहां से एक एक्ट सेक्शन उठाया और उसको ये बोल दिया कि भाई आप इस सेक्शन से रिलेट कर लो। तो अब ये सेक्शन से रिलेट करने के लिए आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है कि हमें न्यू चीज़ें पढ़नी है लेकिन पुराने के साथ, ओल्ड के साथ कोरिलेट करके ही पढ़नी है, तो हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो इसीलिए जो मेरी 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप है जो कि रेडी टू गेट अपडेट चैनल पे, प्लीज़ उसे फॉलो करते रहें, क्योंकि वो डिटेल्ड है। तो उस पर अभी सिर्फ मिनिमम वेजेस एक्ट आया है और सारे एक्ट्स आएंगे, तो प्लीज़ उसे फॉलो करते रहें, ठीक है। चलिए, तो इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट विच इज़ अ फैक्ट्री, जो कि फैक्ट्री है, द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, जो कि फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर हम बोलते हैं कि भाई ये ऑक्यूपायर है, वो कहलाया जाएगा हमारा एम्प्लॉयर। एंड वेयर अ पर्सन हैज बीन नेम्ड as manager of the factory under this section, the person so named, ठीक है। अगर मैनेजर है, इस क्लॉज से हम उसे मैनेजर बोल रहे हैं फैक्ट्री में, तो वो मैनेजर कहलाया जाएगा, और अदरवाइज कौन है, ऑक्यूपायर जो है, ठीक है। नेक्स्ट, इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, द पर्सन हु और द अथॉरिटी विच हैज ultimate control over the affairs of the establishment and where the said affairs is interested to a manager और मैनेजिंग डायरेक्टर, सच मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर। देखिए ऊपर हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने स्टार्टिंग से देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा, भाई एम्प्लॉयर कौन है, ठीक है, ये पर्सन इस केस में, ये इस केस। फिर हम क्या कर रहे हैं, एंड इंक्लूड्स में हम डिफाइन करते जा रहे हैं। फैक्ट्री के केस में क्या क्या हो जाएगा, भाई दो बातें बोल रहे हैं फैक्ट्री के केस में, एक तो ऑक्यूपायर की बात बोल दी और दूसरा मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री के बारे में बता दिया कि भाई हम तो इसे एम्प्लॉयर मानेंगे, क्योंकि वो मैनेजर तो ये कहेगा भैया मैं तो मैनेजर हूँ यहाँ पर और मुझे नहीं पता कौन एम्प्लॉयर है, तो कहाँ से सॉर्ट आउट होंगे मैटर्स, ठीक है, तो वहां पे हम उन्हें मान लेंगे। नेक्स्ट में बता रहे हैं, और कोई भी अगर एस्टेब्लिशमेंट है तो पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट का, भाई सब काम आप ले रहे हो, सारा डिसीजन आप ले रहे हो और आप कह रहे हो कि भाई मैं तो ओनर नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसी बात नहीं बनेगी। वेयर द सेड अफेयर्स इज इंटरेस्टेड टू अ मैनेजर और एमडी, जहाँ पे आपको चलाने के लिए अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी मिली हुई है, आप कर रहे हो वो काम, तो वहाँ पे वो मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाया जाएगा। तभी कहते हैं कि आप किसी भी पोजिशन पे हैं, काम बिल्कुल ऑनेस्टी से करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करें, एंड यस लॉज को फॉलो करते रहें। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर कहलाया जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉयर तो वो माना जाएगा एम्प्लॉयर, ठीक है।
तो ये हो जाता है हमारा एम्प्लॉयर। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे आई थिंक आपको समझ आ जाएगी, नहीं आती है मुझे ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा एस्टेब्लिशमेंट। क्या है भाई, हम बार बार एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट क्या है? मीन्स एनी प्लेस वेयर एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर और ऑक्यूपेशन इज कैरिड ऑन एंड इंक्लूड्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो क्या कह रहे हैं इसमें? एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एनी प्लेस वेयर एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर और ऑक्यूपेशन इज कैरिड ऑन एंड इंक्लूड्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। साफ साफ यहाँ पे डिफाइन कर दिया, कोई भी ऐसी प्लेस जो क्या है, वेयर एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर और ऑक्यूपेशन इज कैरिड ऑन, जहां पर ये कैरिड ऑन होता है एंड इंक्लूड्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सिंप्लीफाइड सा एक इन्होंने डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट्री। तो फैक्ट्री मीन्स ए फैक्ट्री एज डिफाइंड इन क्लॉज एम ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नाउ इन्होंने यहाँ पे क्या किया है भाई, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जो सेक्शन 2 है वहां पे क्लॉज एम है, जो फैक्ट्री डिफाइंड है वही फैक्ट्री एज इट इज हमें लेनी है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पुराने एक्ट पढ़ने कितने जरूरी है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अपनी 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप में। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। क्या होती है? मीन्स एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या है? कोई भी ऑफिस, कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट आ गया इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट मींस द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसे ही हम यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट की तरह यूज करेंगे। ओके, मींस जब भी हम ये कहेंगे कि आप इस चीज के लिए रेफर करो इनकम टैक्स एक्ट को, ये इनकम टैक्स एक्ट में जो लिखा है, तो वो कौन सा एक्ट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उसी एक्ट की जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मींस, इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स और बिटवीन वर्कर्स and workers which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the conditions of labor of any person and। चलिए इसको आराम से समझते हैं। इसमें 3 बेसिकली केसेस बताए हुए हैं, मतलब एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस। सबसे पहली बात, कोई भी डिस्प्यूट है या कोई भी डिफरेंस है किसी बात का बिटवीन किन दो के बीच में, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, मतलब एक एम्प्लॉयर है दूसरा एम्प्लॉयर है उन दोनों के बीच में है, और बिटवीन कोई एम्प्लॉयर है एंड वर्कर्स के बीच में है। ठीक है, वो भी हमारा यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आ रहा है, और वर्कर्स एंड वर्कर्स के बीच में है। ठीक है, तो वो भी, तो यहाँ पे 3 हो गए ये। ठीक है, 3 केसेस की हमने यहाँ पे बात कर ली, एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन कौन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, बिटवीन एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में, और बिटवीन वर्कर टू वर्कर के बीच में। ठीक है, विच इज कनेक्टेड विद, अब यहाँ पे देखिए किससे कनेक्शन होना चाहिए, विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी और नॉन एम्प्लॉयमेंट भी, और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशंस ऑफ लेबर, और विद द कंडीशंस ऑफ लेबर की वजह से ऑफ एनी पर्सन, ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, एंड एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस, एंड की बात हो रही है, एंड एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल वर्कर, एक वर्कर इंडिविजुअल वर्कर, एंड एन एम्प्लॉयर कनेक्टेड विद और अराइजिंग आउट ऑफ डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सच वर्कर। किसी भी इंडिविजुअल वर्कर और किसके बीच में, एंड एन एम्प्लॉयर कनेक्टेड विद, एम्प्लॉयर कैसे कनेक्टेड है आपके साथ, विद और अराइजिंग आउट ऑफ, डिस्चार्ज की वजह से, डिसमिसल की वजह से, रिट्रेंचमेंट की वजह से, टर्मिनेशन की वजह से उस वर्कर के। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अब तो भैया चलो डिस्चार्ज हो गया, टर्मिनेशन हो गया, तो ये एम्प्लॉयर नहीं रहा, ये वर्कर नहीं रहा, सारी ही सिचुएशन इन्होंने यहाँ पे कवर कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर द सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 51। सेक्शन 51 के सब सेक्शन 1 में जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू, उसको हम क्या बोल देंगे, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें यहाँ पर ये अपॉइंट करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी को, और वो हमारा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो जाएगा यहाँ पे किसी भी इशू को देखने के, सिंपल कुछ सर्टेन ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा, तो वो यहाँ से अपॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मिनिमम वेज। मिनिमम वेज का मतलब क्या है भाई, मीन्स द वेज फिक्स्ड अंडर सेक्शन 6। ये हमने मिनिमम वेजेस एक्ट में भी देखा है कि मिनिमम वेजेस क्या होती हैं, ये उसी मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ओल्ड एक्ट्स को पढ़ना यहाँ पर रेलेवेंट है, बिकॉज ये जगह जगह न्यू कोड्स में ओल्ड एक्ट्स के बारे में डिस्कस हो रहा है, वहां से सेक्शंस एज इट इज उठा लिए गए हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया और in the official gazette of a state as the case may be, and the expression notify with its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly. क्या है भाई नोटिफिकेशन, क्या होता है? हम अक्सर बात करते हैं ना कि नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, तो यस नोटिफिकेशन हम उसे ही कह रहे हैं जो कि पब्लिश हो रहा है या तो गैजेट ऑफ इंडिया में या फिर हम किस में कर रहे हैं, ऑफिशियल गैजेट ऑफ अ स्टेट में, ठीक है। और यहाँ पे नोटिफाई के बारे में भी बता दिया कि नोटिफाई का मीनिंग क्या होता है। चलिए इसमें हमने सोचा था टी तक डिस्कस करेंगे, लेकिन हम चलते हैं आगे तक, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, 2-3 और डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि अब ये 2-3 शॉर्ट हैं तो हम इन्हें भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे जो डेफिनेशंस आने वाली हैं वेजेस की और वर्कर की वो डिटेल में डिस्कस की जाएंगी, तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए ये देखते हैं। प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सिंपल है, हम अक्सर देखते हैं प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्राइब्ड हर जगह मेंशन होता है। प्रिस्क्राइब्ड तो यहाँ पे मीनिंग इसका यही है कि प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखिए ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशंस हैं एंड यस आई फील कि जब मैंने रीड आउट करती हूँ, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं और आप पढ़ रहे हैं तो आप सोच रहे होगे कि यार मैं क्यों इसमें इतना टाइम डिवोट कर रही हूँ, बट ये हेल्पफुल है आपके लिए। फर्स्ट टाइम रीड करेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर। सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर, इसका क्या मतलब है? मीन्स वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड आर द सेम। क्या है? जहां पर सेम वर्क हम बोलते हैं ना कि सेम वर्क है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? जहां पर जिस वर्क के लिए स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेम रिक्वायर्ड है। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएशन ही रिक्वायर्ड है उसके लिए। हम कह रहे हैं 12th पास, तो 12th पास ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, ये मेरा एक एग्जाम्पल है, ये सारी चीजें सेम ही रिक्वायर्ड है, उसे हम सेम बोलेंगे। वेन परफॉर्म्ड, इसके साथ साथ वेन परफॉर्म्ड अंडर सिमिलर वर्किंग कंडीशंस बाय एम्प्लॉइज। सिमिलर वर्किंग कंडीशंस क्या? एक पर्सन क्या कर रहा है, एक पर्सन तो आराम से बैठ के अपने ऑफिस में काम कर रहा है, और एक पर्सन क्या कर रहा है, धूप में खड़ा होकर काम कर रहा है, तो वो सिमिलर नहीं है, वो सेम नहीं कहलाएगा, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस में बदलाव आ गया, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशंस वही है कि या तो दोनों ही सड़क पे खड़े होकर काम कर रहे हैं या फिर दोनों ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, सेम ही टाइप का काम कर रहे हैं, सेम वर्क, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम स्किल रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये मतलब है। एंड द डिफरेंस इफ एनी, अगर कोई डिफरेंस है बिटवीन द स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉइज ऑफ एनी जेंडर आर नॉट ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो आपको एग्जाम्पल रिलेट करे वो ऐसे थे कि आपने एकदम से समझ लिया हाँ भाई रोड पे है और ऑफिस पे है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? आर नॉट ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसे ना हो, देखिए अब इसमें भी ये है कि दो तरीके के ऑफिस है, एक ऑफिस किसी एक लोकेशन पे बना हुआ है, एक किसी और लोकेशन पे बना हुआ है, दोनों की जो लोकेशन है वहां पे भी वर्किंग कंडीशंस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो कोई प्रैक्टिकल डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो वो चलेगा, ठीक है। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि एक बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे है, सेम ही ऊपर नीचे ऑफिसेस बने हुए हैं, तो ये सेम टाइप का वर्क हो गया। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं कि एक पर्सन ऑफिस में बैठा है और एक पर्सन रोड पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि ना तो डिफरेंस आना चाहिए, डिफरेंस ऑफ एनी, अगर कोई डिफरेंस है भी बिटवीन द स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉइज ऑफ एनी जेंडर, किसी भी जेंडर के हैं अगर, आर नॉट ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी एम्प्लॉयमेंट की मेंशन है, उसके हिसाब से प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में चेंजेस नहीं होने चाहिए। विजिबल चेंजेस, सामने से देखने वाले चेंजेस और सच में होने वाले चेंजेस, वो ऐसे कुछ नहीं होने चाहिए। यस, जैसे हमने डिस्कस किया, एक बिल्डिंग है, वहां पे दो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है, सेम वर्किंग कंडीशंस हैं, सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, सेम ही मशीन से आप काम कर रहे हो, सेम तरह का काम कर रहे हो, वो सेम वर्क है। लेकिन यही आप बात कर रहे हो कि आपकी वर्किंग कंडीशंस डिफरेंट है, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि किसी आप ऐसे एरिया में हो जहाँ हर समय बारिश हो रही है, किसी आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे हर समय धूप है, तो वहाँ की वर्किंग कंडीशंस डिफरेंट हो गई, तो वो सेम में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली साफ पता चल रहा है यार ये सेम नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट आता है, चलिए एक और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे स्टेट। तो स्टेट क्या है? इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी। हम स्टेट को में
हम स्टेट में यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्टेट स्टेट तो हमारे दिमाग में सिर्फ स्टेट्स आती हैं, जितनी स्टेट्स हैं कंट्री में हम कई बार मिस आउट कर देते हैं, हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी तो अलग है, तो यहाँ पे स्टेट में हम यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिब्यूनल, देखिए ट्रिब्यूनल शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन क्लॉज आर ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ट्रिब्यूनल भी हम वही ले लेंगे जो कि हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में सेक्शन 2 में मेंशन है, ठीक है। यस, हम सेपरेट 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप में ये सारे अलग से सेपरेट पढ़ते जा रहे हैं सेशंस, तो वहां से हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट आएगा, अब हमारा इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आएगा वेजेस, वो थोड़ा लॉन्ग है, और उसके बाद वर्कर्स, ये मुझे थोड़ा डिटेल में समझाना है, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप सो दिस इज हेल्पफुल, और अगर ये हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं, प्लीज 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 देखते जाएं, इनके नोट्स बनाते जाएं, और क्या आपको इसमें चेंजेस चाहिए वो भी बताएं। यस, केस स्टडीज आएंगी, आगे आएंगी, लेकिन मैं इसे थोड़ा जल्दी कवर करना चाह रही हूँ कोड ऑन वेजेस, तो आप अपनी क्वेरीज पुट ऑन करते रहें, और यस हेल्पफुल है जरूर बताएं। चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।